Yes, hello friends, welcome back again to this new session of C Intercompany Law. Friends, as you all know, we have started the chapter called Share Capital and Debenture, and we have thoroughly seen what are the sections involved in that chapter. The range of the sections in the chapter is actually section number 43 to section 72. डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से सेक्शन है और उसको याद करने का तरीका भी हमने देख लिया था। उसका रिवीजन हम लोग बाद में करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम थोड़ा सा सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग उन सेक्शंस के रिवीजन में घुस जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने खत्म किया सेक्शन नंबर 43 इन लास्ट लेक्चर। व्हाट सेक्शन नंबर 43 वाज टेलिंग यू, ओके, इज दिस। तो ये रहा सेक्शन नंबर 43 आपके सामने। सेक्शन 43 हमको ये बताता था ओके कि कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं इस दुनिया में। तो इस दुनिया में दो ही प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होता है और एक ऐसे इक्विटी शेयर होते हैं जो डीवीआर के होते हैं, डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलता है ओवर एंड अबाउट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन द शेयर इन द असेट ऑफ द कंपनी ओवर एंड अबाउट व्हाट द इक्विटी शेयर होल्डर, एंड जिनका एक फिक्स डिविडेंड का रेट भी होता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक होता है ऑन द बेस ऑफ द डिविडेंड, ऑन द बेस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेस ऑफ पार्टिसिपेशन। ऑन द बेस ऑफ डिविडेंड दो प्रकार के शेयर प्रेफरेंसेस होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी कि जिनका डिविडेंड अगर पे नहीं किया तो वो क्यूमुलेट होता है ओवर एंड अबव इट्स लाइफ, और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब उनका प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होता है। बेस्ड ऑन कन्वर्जन अपने पास दो है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। अगर कन्वर्टेबल है तो वो ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट होंगे, वो डिवेंचर्स में, वो डिपॉजिट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा जाता है कि कब ये शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल नेम्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। तो कंपनी दोनों प्रकार के इक्विटी प्रेफरेंस शेयर जो है वो इशू कर सकती है। उसके बाद है बेस्ड ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन के बेस पे दो प्रकार के हैं, एक होता है रिडीमेबल और दूसरा होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम किए जाते हैं इन द पीरियड as per decided in the articles of association, in the not articles of association, in decided as per the terms of the condition. So terms and condition में अगर लिखा गया है कि अगर मान लो 5 साल के बाद रिडीम होने हैं तो 5 साल के बाद रिडीम करने पड़ेंगे, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, जैसे भी उन्होंने डिसाइड किया है उस हिसाब से वो क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम आप कितने सालों के लिए प्रेफरेंस शेयर रख सकते हो, तो मैक्सिमम आप 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर रख सकते हो। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे, लेकिन कंपनी जो है those are not authorized to issue such kind of irredeemable preference shares, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। उसके बाद बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, एक होता है पार्टिसिपेटरी और दूसरे होते हैं नॉन पार्टिसिपेटरी। व्हाट इज पार्टिसिपेटरी? पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको शेयर इन द सरप्लस ऑफ द प्रॉफिट एंड शेयर इन द सरप्लस ऑफ असेट में पार्टिसिपेशन का राइट होता है। नॉन पार्टिसिपेटरी इनका शेयर नहीं होता है। उसके लिए हमने दो एग्जांपल भी देखे कि किस प्रकार से वो पार्टिसिपेशन रखते हैं इन द सरप्लस ऑफ द प्रॉफिट एंड सरप्लस इन द शेयर ऑफ असेट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो ये क्या होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स? तो ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं रादर देन द नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। हो सकता है उनके वोटिंग राइट ज्यादा हो सकता है उनके वोटिंग राइट्स कम हो सकता है उनको डिविडेंड ज्यादा दिया जाए, हो सकता है उनका डिविडेंड कम दिया जाए। तो वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड और उसके रिलेटेड और भी कुछ राइट्स है, अगर उसमें वेरिएशन है कंपेयर टू द नॉर्मल इक्विटी शेयर, तो उन इक्विटी शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर। एक बात जरूर याद रखेंगे कि ये वाले शेयर जो है वो किसी और प्रकार के शेयर्स नहीं है, ये बस इक्विटी शेयर्स ही है जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स रखते हैं। ठीक है, अब उसका प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर उसका कुछ इस प्रकार का है। जो कंपनी डीवीआर इश्यू कर रही है वो ओनली पब्लिक कंपनी रहेगी। उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइजेशन होना चाहिए और वो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इन डीवीआर को इश्यू कर सकते हैं। अगर मान लो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो इस वाले रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू डीवीआर इज आपका डीवीआर अमाउंट, जो डीवीआर इशू करना चाहते हो वो डीवीआर अमाउंट आपके पोस्ट डीवीआर इशू से 26% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 26% और लेस होना चाहिए। उसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लिए थे। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ रहेगा कि किस प्रकार से 26% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कंपनी ने करना है, और ये 26% कंपनी ने इशू करने से पहले ही चेक करके ले लेना है। उसके बाद कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए इन एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, उसके बाद
6, 7, 8 जो थे वो डिफॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे। डिफॉल्ट क्या था? कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। कंपनी के पास सबसिस्टिंग यानी कि कंपनी के पास कंटिन्यूइंग वाला डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा डिफॉल्ट जो कंपनी ने अब तक गुड नहीं करवाया है, ऐसा डिफॉल्ट जो कंपनी ने अब तक हटाया नहीं है। तो कौन से सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए? तो 3D प्रेफरेंसेस। ओके, तो व्हाट इज 3D प्रेफरेंसेस? 3D डी यानी कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिविडेंड देयर ऑन। ओके, तो ये 3 डी होते हैं, 3D और एक प्रेफरेंस यानी कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिविडेंड देयर ऑन। सो डिविडेंड, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिविडेंड देयर ऑन। सो 3D प्रेफरेंस ये आपने याद रखना है। उसके बाद कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए व्हाइल पेमेंट टू द डिविडेंड टू प्रेफरेंशियल होल्डर, टर्म लोन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एंड स्टैट्यूटरी पेमेंट एज वेल एज आईपीएफ। तो मोटा मोटी बात कर ले तो ये एक्ट प्रोविजन का कंडीशन इस प्रकार से है कि कंपनी मान लेते हैं कि ऑलरेडी कंपनी के पास पैसे देने के, लोन रीपे करने के लिए, प्रेफरेंसेस का डिविडेंड देने के लिए, टर्म लोन का इंटरेस्ट देने के लिए, स्टैट्यूटरी पेमेंट करने के लिए, आईपीएफ में ट्रांसफर करने के लिए पैसे नहीं है, तो कंपनी और अपने ऊपर लायबिलिटी बना नहीं सकती है बाय इशूइंग द डीवीआर। नाइन्थ कंडीशन, कंपनी को किसी भी एक्ट के अंदर, कौन सा एक्ट है? वो आरबीआई एक्ट है, सेबी एक्ट है, फेमा एक्ट है और किसी और स्पेशल एक्ट के अंदर पेनलाइज नहीं करना चाहिए इन लास्ट 3 ईयर्स बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। उसके बाद क्या कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट कर सकती है? नहीं। क्या कंपनी एग्जिस्टिंग डीवीआर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है? तो जी हाँ, ये भी नहीं, कंपनी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी वाला सवाल बन सकता है, फिर एमसीक्यू सवाल भी बन सकता है। उसके बाद क्या डीवीआर होल्डर्स को वो सारे राइट्स मिलेंगे जो एक नॉर्मल इक्विटी शेयर को होते हैं? तो जी हाँ, उनको वो सारे राइट्स, सारे प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी शेयर सारे लागू हो जाएंगे, एक्सेप्ट उनका वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट जो उनके टर्म्स ऑफ इश्यू से डिफरेंशिएट है, इसलिए तो उनका नाम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स होता है। उसके बाद जो भी डिटेल्स है आपके डीवीआर के, वो सारे जैसे एक नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के रजिस्टर ऑफ मेंबर दैट इज सेक्शन 88 के अंदर जो कंपनी मेंटेन करती है उसमें एंटर होता है, तो वैसे डीवीआर के भी सारे क्या हो जाएंगे? बोलो, डिटेल्स, डीवीआर होल्डर के सारे डिटेल्स उस सेक्शन 88 के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, आरओएम जिसको बोलते हैं, उसमें आपने डिटेल्स लिखने हैं। तो ये था सेक्शन 43 आपके सामने, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सयाना सेक्शन था। मॉड्यूल में अगर आप देखोगे, मॉड्यूल में सेक्शन 43 आपका चालू होता है यहाँ से, एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्ट सेक्शन 43 से यहाँ पे चालू होता है, ठीक है ना, एंड कुछ यहाँ पे खत्म होता है, यस यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के लास्ट में बताया था कि आपने इसका थरो रीडिंग जरूर करना है, ठीक है, तो प्लीज इसका थरो रीडिंग कीजिएगा और फिर आपको और सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लाइन बाय लाइन रीडिंग करना बहुत जरूरी है, बस चार्ट को देखने से जरूरी नहीं है, चार्ट बस आपको रिवीजन के लिए काम आएंगे, चार्ट आपको लाइन बाय लाइन रीड करने का दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक बार रीड करने के बाद फिर चार्ट से रिवीजन, फिर वो मेमोराइजिंग करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 45 एंड सेक्शन 44 एंड सेक्शन 45। तो 43 देख लिया हमने, 44 देखते हैं और 45 देखते हैं। 44 और 45 आपके मॉड्यूल में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपको एक्ट से सिखाता हूँ। सेक्शन 44 और 45 क्या है? तो शेयर कैपिटल डिबेंचर में चैप्टर में घुसता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे है सेक्शन नंबर 44। तो 44 में बताया है नेचर ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर्स। तो क्या नेचर है इनका? देखो, तो शेयर्स और डिबेंचर आर द इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन द कंपनी। ओके, तो शेयर्स हो या डिबेंचर हो, ये और किसी प्रकार का इंटरेस्ट हो ऑफ एनी मेंबर इन द कंपनी शैल बी द मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक ही लाइन में सेक्शन खत्म हो गया है। बस ये क्या बताते हैं यहाँ पे, सेक्शन 44 में ये बताते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द शेयर्स। ओके, सेक्शन 44 में क्या बताते हैं? नेचर ऑफ शेयर्स, नेचर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी अदर इंटरेस्ट। तो ये जो भी है ये क्या है? बोलो, ये मूवेबल है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एज पर, इसके लिए प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा ना, एज पर द प्रोसीजर गिवन अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। ओके, तो ये है सेक्शन 44। तो यहाँ 44 में से अगर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है तो ये बस ये ध्यान रखनी है कि इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो खत्म हो गया आपका सेक्शन 44, छोटा सा सेक्शन था। उसके बाद देखते हैं सेक्शन नंबर 45 क्या कहता है। तो 45 ये कहता है नंबरिंग ऑफ शेयर्स। क्या है सेक्शन 45? नंबरिंग ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं।
ये भी अगेन छोटा सेक्शन है। तो एवरी शेयर इन द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ओके, एवरी शेयर इन द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, किसी भी कंपनी का जिसमें शेयर कैपिटल है उसके शेयर का इट शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। मतलब ये बताया है आपको कि अगर मान लो कंपनी में शेयर कैपिटल है, अगर क्या है बोलो कंपनी में शेयर कैपिटल है, सेक्शन 45, इफ द कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल, तो ये एवरी शेयर जो रहता है इस कंपनी का, एवरी शेयर जो रहता है इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, इट शुड हैव व्हाट, डिस्टिंक्टिव नंबर। ओके, मींस व्हाट, अगर मान लेते हैं कि ईपीएल लिमिटेड है, तो ईपीएल लिमिटेड के बाद 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स है, तो हम लोग पता कैसे करें कि किसके पास कौन सा शेयर है? ओके, तो मान लेते हैं कि मैं हूं, स्वप्निल सर है और स्वरूप सर है, ठीक है ना, तीनों हैं हम लोग, ठीक है। अब इस शेयर्स में मेरे पास मान लेते हैं, चलो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग बोलते हैं 900 शेयर्स है, मेरे पास 300 शेयर्स है, स्वप्निल सर के पास 300 शेयर है, स्वरूप सर के पास 300 शेयर है, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा शेयर्स है, स्वरूप सर के पास कौन सा शेयर्स है, स्वप्निल सर के पास कौन सा शेयर है, और स्वरूप सर के पास कौन सा शेयर्स है, ये समझने के लिए यू शुड हैव अ डिस्टिंक्टिव नंबर टू ईच एंड एवरी शेयर ऑफ द कंपनी। ओके, तो मेरे पास मान लेते हैं 1 से लेके 300 नंबर के शेयर्स है, स्वप्निल सर के पास 301 से लेके 600 नंबर के शेयर्स है, स्वरूप सर के पास 601 नंबर से लेके 900 नंबर के शेयर्स, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के शेयर को नंबरिंग होना जरूरी है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा शेयर किसके पास है। तो ये बताया है आपको सेक्शन 45 में। अगेन एक प्रोवाइडो दिया है नीचे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द शेयर्स हेल्ड बाय द पर्सन whose name is entered as the holder of beneficial interest in such shares in the records of the depository। अब व्हाट इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट? ओके, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब आपको पता है कि कंपनी का रजिस्टर ओनर कोई और हो सकता है और बेनिफिशियल ओनर कोई और हो सकता है। ओके, मतलब कि डिपॉजिटरीज के नाम पे अगर हमने शेयर्स दिए हैं, मतलब कंपनी क्या करती है डिपॉजिटरीज को, जैसे कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे वगैरह देखते हैं, तो मान लो कंपनी लिस्टेड है, कंपनी को डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू करना अनिवार्य है, ये हमने देखा था पिछले चैप्टर में। तो कंपनी अगर डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को, फिजिकल फर्म के शेयर्स को डिपॉजिटरी के पास रख देती है और डिपॉजिटरी क्या करती है उसको आगे बेच देती है। अब कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर ओनर करके किसका नाम रहता है? डिपॉजिटरी का नाम रहता है, ये सुनो। लेकिन लेकिन इस डिपॉजिटरी के नाम पे रजिस्टर होने के बावजूद इसके बेनिफिशियल ओनर जो रहते हैं वो पब्लिक रहती है, जिन्होंने भी इन शेयर्स को होल्ड करके रखा है, यानी कि आप और मैं। जैसे कि मेरे पास टीवीएस मोटर के शेयर्स है, ओके, अब मेरे पास कौन से नंबर का शेयर है मुझको पता ही नहीं, वाई, बिकॉज मैं डेली उन शेयर्स को ट्रेडिंग करता रहता हूँ, मैं किसी को बेचता रहता हूँ शेयर, किसी ने जो मैंने शेयर्स बेचे हैं ना, जिसने खरीदे हैं उसने किसी और को बेचे रहेंगे, उसने किसी और को बेचे रहेंगे। सो इट विल बी वेरी कम्बरसम फॉर द कंपनी टू रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शंस। ओके, तो किसके पास कौन से शेयर है वगैरह पता नहीं होता, बिकॉज ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होते हैं, डीमैटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं, डीमैट फॉर्म में होता है। तो डीमैट फॉर्म में जो शेयर्स होल्ड किए हैं उसको नंबरिंग नहीं होता है, वो शेयर्स ऐसे ही क्या रहते हैं बोलो, ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जहां पे कंपनी के शेयर्स ओके होल्ड किए हैं इन द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो वहां पे ये सेक्शन लागू नहीं होता है। मतलब ये सेक्शन किसको लागू है? ये सेक्शन उसी को लागू है, ओके, जो शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में अभी होल्ड करके रखता है। तो फिजिकल फॉर्म में अगर कंपनी के पास शेयर्स है तो उसको डिस्टिंक्टिव नंबर होना जरूरी है। क्लियर? डीमैट फॉर्म में जो इशू कर रहा है ना उसके पास डिस्टिंक्टिव नंबर के शेयर्स होना जरूरी नहीं है, ये बताया है आपको सेक्शन नंबर 45 के प्रोवाइजो ने। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ये यहाँ पे खत्म हुआ अपना सेक्शन नंबर 45। तो इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, ओके। सेक्शन 44 यू कैन pause the lecture and you can चिपकोफाई योर चिट्ठी, ओके, एट द साइड। यहाँ पे चिपका दो, फिर बढ़िया रहेगा, यहाँ पे चिपका दो चिट्ठी, ताकि 44 और 45 क्या है ये भी आपको वहां पे ही रिवीजन हो जाएगा जब आप बाद में इसको देखोगे, तो ठीक है। तो इस स्क्रीन को पॉज करना और लिखना, और इस स्क्रीन को भी पॉज करना और लिखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 46 के साथ, ओके। सो व्हाट इज सेक्शन 46? यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। Section 46 is dealing with what? Share certificate. Okay, section 46 dealing what? Share certificate. रेड कलर लेते हैं आज, मस्त है।
अरे इसको बोला करना पड़ेगा। सेक्शन 46 किसके साथ डील कर रहा था? शेयर सर्टिफिकेट के साथ डील कर रहा है। शेयर सर्टिफिकेट। व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? देखो बच्चों, आप जैसे ही कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जैसे आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो कंपनी आपको उसका एक एविडेंस करके कुछ सर्टिफिकेट भी तो देगी, ताकि आपके पास कितने शेयर्स है वो तो पता चले। यस और नो? तो इस चीज को बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। मतलब जो कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर को for the evidencing that how much shares you have held in the company, तो उस एविडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो as we have already discussed here that share certificate is to be issued by the company to the shareholders। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट नेचर को अगर हमको देखना है तो शेयर सर्टिफिकेट का नेचर बेसिकली ये होता है दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट showing title of shares। it is a document showing टाइटल ऑफ शेयर्स। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको टाइटल शो करके दिखा रहा है। ओके, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके शेयर्स का टाइटल शो करके दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा नेचर इसका है, ये शेयर सर्टिफिकेट जो रहते हैं वो एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहते हैं। जैसे शेयर्स का नंबरिंग होता है ना, वैसे शेयर सर्टिफिकेट भी क्या होते हैं बोलो? डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है। मतलब जो शेयर्स का नंबर होता है ना, वही शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ईपीएल लिमिटेड में 300 शेयर्स होल्ड किए हैं और 1 से लेके 300 शेयर्स नंबर के शेयर्स मेरे पास है। स्वप्निल सर के पास और 300 शेयर्स है, लेकिन स्वप्निल सर के पास 301 शेयर से लेके 600 शेयर्स उनके पास है। ठीक है ना, स्वरूप सर की बात करूंगा तो उनके पास भी 300 शेयर्स है, लेकिन उनके पास 601 से लेके 900 नंबर के शेयर्स है। तो मेरे पास जो शेयर सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है ना, उसमें लिखा जाएगा कि ये 1 से लेके 300 शेयर उन्होंने होल्ड किए। स्वप्निल सर के पास जो शेयर सर्टिफिकेट जाएगा उसमें लिखा जाएगा आपके पास 300 शेयर्स तो है, लेकिन वो 301 से लेके 600 शेयर्स का है। वैसे स्वरूप सर के पास भी जाएगा, तब स्वरूप सर को भी 300 शेयर का शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उनके पास 601 से लेके 900 शेयर्स का जो है नंबरिंग वाला शेयर सर्टिफिकेट उनके पास चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो शेयर सर्टिफिकेट रहता है वो एक डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल ऑफ शेयर्स होता है और वो डिस्टिंक्टिव नंबर भी होता है। ठीक है, अब जो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है वो इशू करती है कंपनी इन फॉर्म नंबर SH1। इन फॉर्म नंबर SH1। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कंपनी एक्ट चालू करने के टाइम पे बताया था कि जिस भी चैप्टर के जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे चार्जेस के फॉर्म्स है, चार्जेस, तो चार्जेस के फॉर्म CHG1, CHG2 है ना, ऐसे आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर की, तो इनकॉर्पोरेशन में जो भी फॉर्म्स है वो INC1, INC7, ओके, ऐसे आते थे। ठीक है ना, ये सुनो। डिपॉजिट चैप्टर की अगर मैं बात करूंगा, डिपॉजिट, तो डिपॉजिट के जो फॉर्म है वो DPT करके आते थे। ये सुनो, तो वैसे ही शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के जो फॉर्म्स है वो SH, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ शेयर्स के नाम से आते हैं। तो जो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है वो फॉर्म नंबर SH1 में करती है। मतलब SH1 में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर द शेयर सर्टिफिकेट। उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके कंपनी क्या कर सकती है? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। अगर आपको देखना है SH1 दिखता कैसा है, तो यहाँ पे फॉर्म नंबर SH1 देखते हैं हम लोग। एक्ट से ही देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर सेक्शन 46। रूल्स में हो सकता है। yes yes, so this is the format which has to be used by the companies while issuing the share certificate। तो फॉर्म नंबर SH1 देखो आपको दिख रहा है शेयर सर्टिफिकेट।
परसेंट टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 46। तो 46 के सबसेक्शन 3 के मुताबिक ये SH1 इशू होता है। कंपनी का नाम आएगा पहले, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, कंपनी का सिन आएगा और कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे आएगा। दिस टू सर्टिफाई दैट द पर्सन्स नेम इन द सर्टिफिकेट इज और आर, मतलब कि जॉइंट होल्डर भी हो सकता है ना, आर द रजिस्टर्ड होल्डर या होल्डर्स ऑफ विद इन मेंशन्ड शेयर्स बियरिंग द डिस्टिंक्टिव नंबर्स हियर इज स्पेसिफाइड इन द अबव नेम्ड कंपनी subject to the memorandum and articles of the company and the amount endorsed herein has been paid on each such shares. Equity shares of rupees so and so, amount paid up as per share rupees. मतलब शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कितने रुपीज का ये शेयर है, नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर्स का वो यहाँ पे लिखा जाएगा, कितना आपने अमाउंट पेड अप किया है वो भी लिखा जाएगा। उसके बाद रजिस्टर फोलियो नंबर, मतलब कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसके कौन से पन्ने पे आपका नाम लिखा हुआ है वो इसमें लिखा जाएगा, ताकि कंपनी के पास आप जब लेके जाओगे तो कंपनी इस नंबर को देख के आपका रजिस्टर ओपन करेगी और वहां पे आपका नाम डिटेल क्रॉस वेरीफाई करेगी। उसके बाद एक सर्टिफिकेट नंबर जो डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है आपके शेयर सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेम ऑफ द होल्डर या होल्डर्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर है इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स, मतलब इन वर्ड्स कितने शेयर है 300, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 300, यहाँ पे फिगर्स में 300 लिखा जाएगा। डिस्टिंक्टिव नंबर कौन से, 301 से लेके 600, 1 से लेके 300, 601 से लेके 900 शेयर्स का क्या है बोलो आपका शेयर सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट नंबर अलग चीज है और ये नंबर अलग चीज है। गिवन अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी का कॉमन सील अगर है तो कॉमन सील यहाँ पे थप्पा लगाया जाएगा। कौन से डेट पे इशू हुआ है, डे, मंथ और ईयर, DDMM से आएगा। डायरेक्टर दो डायरेक्टर का सिग्नेचर होना जरूरी है, कॉमन सील लगाएंगे साथ साथ दो डायरेक्टर का सिग्नेचर। देखो कितने डायरेक्टर का सिग्नेचर, दो डायरेक्टर का सिग्नेचर। ये बात आपको एग्जाम में आई हुई है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि प्रैक्टिकली अगर आप शेयर सर्टिफिकेट देखोगे तो आपके दिमाग में और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए तो दो डायरेक्टर की सिग्नेचर होनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम में सवाल क्या आया था कि शेयर सर्टिफिकेट किन किन लोगों के सिग्नेचर पे इशू किया जाएगा, इसके ऊपर प्रैक्टिकल केस स्टडी भी आई थी। तो कॉमन सील अगर कंपनी के पास है, बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन बाय द वर्च्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कॉमन सील अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगाओ, उसके साथ साथ दो डायरेक्टर का सिग्नेचर वहां पे होना जरूरी है और एक सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी बंदा जो ऑथोराइज है उसका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। तो कॉमन सील, दो डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन। नोट, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कंप्राइज इन द सर्टिफिकेट कैन बी रजिस्टर्ड अनलेस अकम्पनीड बाय द सर्टिफिकेट। मतलब अगर जो भी बंदा, मान लेते हैं मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स है और मैं इन शेयर्स को बेचना चाहता हूं, तो जब तक ये शेयर सर्टिफिकेट दिखाया नहीं जाएगा तब तक शेयर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या बातें होती है शेयर सर्टिफिकेट में, कितने नॉमिनल अमाउंट क्या होता है, कितना अमाउंट पेड अप है वो लिखा जाता है, फोलियो नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, नाम होता है जिसने होल्ड किया है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड किए हैं वो लिखा जाता है, नंबर क्या है शेयर्स के वो लिखा जाता है। उसके बाद जिस डेट पे इशू हुआ है वो लिखा जाता है। दो डायरेक्टर के सिग्नेचर, कॉमन सील और सेक्रेटरी का सिग्नेचर या फिर कोई ऑथोराइज बंदा वो साइन करेगा शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। क्लियर है, पक्का। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली गो टू द कंपनीज एक्ट और उसमें से आपको ये सारी बातें मिल सकती है। फॉर्म नंबर SH1 क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्म नंबर SH1 ये रहा आपके सामने। अब ये फॉर्म नंबर SH1 इशू कब किया जाता है, मतलब कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट, या फिर अगर मान लो मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदी किए हैं तो कब तक कंपनी ने ये शेयर सर्टिफिकेट मुझको इशू करना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं मैं बात करता हूं तो द सब्सक्राइबर्स, मतलब कंपनी के सब्सक्राइबर्स टू MOA AOA, है ना, मतलब कि जब जो लोगों ने MOA AOA को साइन करके रखा है तो उन्होंने कुछ शेयर्स भी होल्ड करके रखने ना, तो मिनिमम एक एक शेयर्स तो उन सब्सक्राइबर ने होल्ड करना है। प्राइवेट कंपनी में 2 सब्सक्राइबर होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 सब्सक्राइबर होते हैं, तो उनको लगेज उसी टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा भाई, बिकॉज कंपनी आगे आगे इनकॉर्पोरेट होगी और उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद 2 महीने के अंदर उन लोगों को शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। क्लियर है, तो अगर मान लो सब्सक्राइबर टू MOA AOA है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको 2 महीने के अंदर वो शेयर सर्टिफिकेट देना है। और अगर मान लो ये रेगुलर अलॉटमेंट है, मतलब अभी कंपनी आ गई है एग्जिस्टेंस में और कंपनी अभी शेयर्स अलॉट कर रही है लोगों को, पब्लिक को,
तो अलॉटमेंट के बाद कंपनी को अगेन यहाँ पे 2 महीने ही मिलते हैं टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट। तो याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है कि जो शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है वो 2 महीने के अंदर ही होता है। कब होता है बोलो? 2 महीने के अंदर। तो 2 महीने में आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के सब्सक्राइबर को ये इशू करना है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद 2 महीने, और अगर रेगुलर अलॉटमेंट की बात करते हैं तो वो अलॉटमेंट के बाद 2 महीने, है ना। अलॉटमेंट देखा ना, 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट होना जरूरी था, तो उसके बाद 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट जिसको ये शेयर अलॉट हुए हैं उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। कैसे इशू करते हैं कंपनी, कैसे इसको इशू करती है ये भी देख लेते हैं। हाउ इशूड, हाउ टू इशू, ये कैसे इशू होता है, ठीक है। हाउ टू इशू शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू करती है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज देखो कंपनी को चलाने वाले लोग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, मतलब अलॉटमेंट का काम वगैरह तो उन्होंने ही किया है ना। बिकॉज कंपनी तो खुद कुछ नहीं कर सकती, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस्तेमाल करके ही अपना काम करना पड़ता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है कि हमने अभी अलॉटमेंट कर दिया है, अब अलॉटमेंट करने के बाद इन सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग होती है और उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है फॉर इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट। तो उसमें उस मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इन इन लोगों को हमने शेयर सर्टिफिकेट इशू करने हैं, तो उन लोगों को इशू करने का प्रस्ताव जो है वो इसमें पारित हो जाता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या होता है बोलो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। प्लस जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो जो भी शेयर होल्डर शेयर सर्टिफिकेट मांगने के लिए आते हैं उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट का सरेंडर करना रहता है। ओके ना, व्हाट इज दिस सरेंडर, कौन से डॉक्यूमेंट का सरेंडर करना है? तो पहली बात है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या होता है समझेंगे, डरो मत। लेटर ऑफ अलॉटमेंट, या फिर हो सकते हैं वो कूपन्स, या फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, या रिनाउंसिएशन। ये क्या चीज होती है? ओके, देखो बच्चों, जब कंपनी एप्लीकेशन लेती है फॉर द शेयर्स, फिर कंपनी कुछ दिनों के अंदर उसका अलॉटमेंट कर देती है। ये सुनो, तो कंपनी जब अलॉटमेंट करती है तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं देती है। कंपनी जब अलॉटमेंट करती है, मान लेते हैं कि मैंने शेयर्स खरीदी है कंपनी की ईपीए लिमिटेड के, तो ईपीए लिमिटेड ने अगर मुझको अलॉटमेंट किया है तो आई शुड बी हैविंग सम एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। कंपनी ने कुछ मेरे को कम्युनिकेट किया रहेगा, तो कंपनी ने मुझको एक लेटर भेजा रहेगा, दैट इज लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कि देखो तुमने जो एप्लीकेशन मुझको किया था उस एप्लीकेशन के मुताबिक हमने तुमको इतने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। तो कंपनी ने मुझको क्या भेजा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया। क्या भेजा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया। या फिर मुझको कूपन्स भेजेंगे, ओके, कूपन्स ऑफ शेयर्स कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है। या फिर मुझको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया रहेगा, रिनाउंसिएशन दिया रहेगा। व्हाट इज रिनाउंसिएशन वो बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखो। तो कंपनी ने मुझको कुछ तो एविडेंस दिया है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द एविडेंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज इन माय नेम। तो कंपनी ने जो भी लेटर दिया है उस लेटर को, उस कूपन्स को लेके मैं कंपनी के पास जाऊंगा और कंपनी को बोलूंगा कि ये रहा लेटर ऑफ अलॉटमेंट, इस लेटर ऑफ अलॉटमेंट के तहत तुमने मुझको शेयर्स अलॉट किए थे, अब मुझको इसका शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट अपने पास ले लेगी और आपको वो शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि किसको हमने शेयर्स अलॉट किए थे? पता तो होता है, लेकिन जो बंदा लेने के लिए आया है वो वही बंदा है, जेन्युइन बंदा है। तो जो बंदा लेके आ रहा है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, ठीक है। तो जो भी बंदा लेने आ रहा है शेयर सर्टिफिकेट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। क्या सरेंडर करना पड़ेगा? एक तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कूपन्स एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस which is previously issued by the company while they have allotted the shares to the investor या फिर applicant, ठीक है। Now as we have already discussed the content of the share certificate, एक बार इसको फॉर्मल लिख देते हैं। what are the contents of शेयर सर्टिफिकेट? क्या क्या होते हैं बताओ शेयर सर्टिफिकेट में? अभी तो हमने देखा, उसमें होता है नेम ऑफ द शेयर होल्डर, उसके बाद व्हाट काइंड्स ऑफ शेयर्स दे हैव होल्ड, काइंड्स ऑफ शेयर्स, उसके बाद अमाउंट ऑफ शेयर्स,
दोनों भी होते हैं, उसमें फेस वैल्यू भी होती है, नॉमिनल वैल्यू एंड अमाउंट पेड अप, ये भी उसमें होती है। यस और नो? उसके बाद इस शेयर सर्टिफिकेट को कुछ लोगों ने सिग्नेचर भी करना है। कौन लोग सिग्नेचर करेंगे बोलो? यस कम ऑन बोलो। एक कॉमन सील है तो कॉमन सील आएगा, कॉमन सील इफ एनी, ठीक है ना। उसके बाद दो डायरेक्टर साइन करेंगे, हमने देखा ना, दो डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर दो डायरेक्टर साइन कर रहे हैं तो एक डायरेक्टर, वन डायरेक्टर शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर और एक अदर डायरेक्टर भी चलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। और कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या एनी अदर ऑथराइज पर्सन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपनी के दो डायरेक्टर है। अगर मान लेते हैं कंपनी 1% कंपनी है तो, अगर कंपनी 1% कंपनी है तो कंपनी का कॉमन सील अगर है तो प्लस एक डायरेक्टर ऑथराइज करेगा, एक डायरेक्टर या फिर ऑथराइज पर्सन भी चलेगा। अगर कंपनी 1% कंपनी है तो एक डायरेक्टर और उसका ऑथराइज पर्सन भी हमारे पास चल जाएगा फॉर इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर है? तो ये हो गया आपके शेयर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ प्रोविजंस। ओके, अभी हमने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के बारे में भी देखना है, लेकिन उसके पहले ये बात क्लियर है क्या, बताओ। ओके, तो शेयर सर्टिफिकेट देखो बच्चों, इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल ऑफ द शेयर्स। इट शुड हैव अ डिस्टिंक्टिव नंबर। ये इशू किया जाता है इन फॉर्म नंबर SH1। टाइम लिमिट जो है उसको इशू करने का वो है 2 महीना। अगर ये सब्सक्राइबर को देना है तो आपके इनकॉर्पोरेशन के बाद 2 महीने के अंदर इशू करना है। और अगर ये अलॉटमेंट को के बाद देना है तो जब भी आप अलॉटमेंट करोगे तो उसके बाद 2 महीने के बाद आप क्या करोगे, इशू करोगे। कैसे इशू किया जाता है? तो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करती है और उसके जरिए इशू किया जाता है। लेकिन इशू करने के पहले कंपनी के जो अलॉटीज है उन्होंने लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कूपन या फिर जो भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो सबमिट करना है, सरेंडर करना है और उसके बाद ही वो शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? तो नेम ऑफ द शेयर होल्डर, काइंड्स ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, अमाउंट पेड अप, इतनी बातें होती है। उसको सिग्नेचर कौन कौन करेगा? अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कॉमन सील उसमें लगाया जाएगा। दो डायरेक्टर्स है तो उसमें से एक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए और एक अदर डायरेक्टर भी होगा तो चलेगा। कंपनी का सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी इशू करेगा, फिर कोई ऑथराइज पर्सन ऑन दिस बिहाफ वो साइन करेगा। और अगर कंपनी 1% कंपनी है तो कॉमन सील लगेगा अगर है तो, और एक डायरेक्टर या फिर ऑथराइज पर्सन फ्रॉम द कंपनी विल साइन द शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर है? पक्का? तो यहां तक सारी जो बातें हैं वो लिखना चालू करो, कम ऑन फास्ट। अगर आपका लिख के नहीं हो रहा है इस टाइम में तो प्लीज स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और फिर सारी बातें लिखिएगा। ओके।
यस, तो आई होप आपने रीड कर लिया है, सॉरी, लिख लिया है। यस, आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रोविजन इज विद रिस्पेक्ट टू, 1 सेकेंड। यस, तो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बहुत बारी आते हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलो? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है? देखो, कंपनी ने मुझको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे से वो शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाए, मैंने उसको गुम कर दिया, या फिर हो सकता है कि वो शेयर सर्टिफिकेट खराब हो गया। अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैं जा रहा था और बारिश में वो शेयर सर्टिफिकेट भीग के खराब हो गया। ऐसा ना, या फिर अपने घर पे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो गलती से मैंने शेयर सर्टिफिकेट टेबल पे रखा था, छोटा बच्चा आ गया, और छोटे बच्चों को तो आदत होती है, कलाकार होते हैं वो लोग, आर्टिस्ट होते हैं। ये सुनो, पेन लेते हैं और ऐसे पकड़ते हैं, आपको पता है ना? वो शायद से वो पेन ऐसे नहीं पकड़, छोटे बच्चे पेन ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे-ऐसे करके उसने, उसको क्या पता है शेयर सर्टिफिकेट की कीमत क्या होती है? उसको क्या पता कि एसएच-1 चीज़ क्या होती है? तो उस बंदे ने क्या कर दिया, उसको डिफेस कर दिया, मतलब पता ही नहीं चल रहा है शेयर सर्टिफिकेट है या फिर उसके स्कूल का ड्राइंग शीट है। ओके, तो उस केस में क्या मैं कंपनी से डुप्लीकेट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकता हूं? क्या मैं कंपनी को अप्लाई कर सकता हूं फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट? तो जी हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज है और इसके प्रावधान भी कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं कि आप कंपनी के शेयर्स, आपके पास कंपनी के शेयर्स है और अगर वो खराब वगैरह हो गए, गुम हो गए आपसे, तो आप डुप्लीकेट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो कंपनी को, ठीक है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस? तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, इफ द ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल, मैं ओरिजिनल कह रहा हूं, if the original share certificate, if the original share certificate is defaced, is defaced मतलब उसके ऊपर जो लिखा हुआ ना वो डिफेस हो गया, उसको स्क्रैच वगैरह हो गए, सब डिफेस कर दिया उसको, या फिर म्यूटिलेटेड। व्हाट इज म्यूटिलेटेड? म्यूटिलेटेड का मतलब होता है वो कट हो गया, टोन हो गया, टीयरिंग वगैरह बोलते हैं ना, टीयरिंग वगैरह हो गया, या फिर उसमें से कुछ बातें क्या होगी, इरेज होगी, उसके ऊपर कुछ बातें इरेज हो गई, ठीक है। या फिर वो टॉन मतलब कि छोटे बच्चे ने ले लिया, फाड़ दिया। जैसे ना, फिर हमारे भी से हमसे भी कुछ कई बार कुछ कागजात होते हैं वो गलती से फट जाते हैं, तो वो फट गया, ठीक है ना, हमने बुक में रखा था, बुक को निकालने के टाइम पे वो फट गया अंदर से, ठीक है। या फिर अगर मान लो वो सरेंडर कर लिया है, कंपनी को वो सरेंडर्ड कर दिया है और अभी हमको वापस चाहिए, मतलब कंपनी को जो शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर किए जाते हैं, तो कंपनी उन शेयर सर्टिफिकेट को नष्ट कर देती है, उसको खत्म कर देती है, ये सुनो। तो अभी कंपनी को मैंने सरेंडर किया है कुछ कारणों की वजह से, और कंपनी ने उसको अगर कंपनी ने अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मुझको वापस वो शेयर सर्टिफिकेट अगर चाहिए, तो मैं कंपनी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करूंगा। ओके, शेयर सरेंडर वगैरह भी होते हैं, देखेंगे अगले, आगे आएगा प्रोविजन सरेंडर का भी। तो अगर मान लेते हैं मैंने सरेंडर किया हुआ है शेयर सर्टिफिकेट, और अगर मान लो कंपनी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मुझको अभी शेयर सर्टिफिकेट वापस चाहिए, तो मैं डुप्लीकेट शेयर के लिए अप्लाई करूंगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसमें मैं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता हूँ? एक तो वो डिफेस हो गया, या म्यूटिलेटेड हो गया है, टर्न मतलब फट गया है, या फिर सरेंडर हो गया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, उस शेयर सर्टिफिकेट को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और भी रीजन है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं वो मेरे से लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, या फिर मेरे से वो डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने घर की रद्दी निकाली थी और रद्दी में वो शेयर सर्टिफिकेट था, और मुझको लगा कि रद्दी की रद्दी तो रद्दी है, तो रद्दी चली गई कहाँ पे, बोलो रद्दी वाले के पास, और रद्दी वाले ने उसको किसी दुकानदार को बेच दिया, दुकानदार ने एसएच-1 में, बताओ, शेंगदाने मूंगफली जो है वो उसमें डाल के बेच दिया। बताओ शेयर सर्टिफिकेट का क्या इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है? मूंगफली डाल के बेचने के लिए हो रहा है, और उसमें चकना डाल के बेच रहे हैं लोग शेयर सर्टिफिकेट में। ये सुनो, रद्दी तो रद्दी होती है, रद्दी वालों को क्या पता है उस शेयर सर्टिफिकेट की कीमत क्या होती है? ओके। या फिर आपने घर का सामान निकाला, तो जो भी अड़चन वाला सामान था वो निकाल दिया और उसको आग लगा के रख दी, और उस अड़चन वाले सामान में गलती से शेयर सर्टिफिकेट भी रह गया है और उसको आपने आग लगा दी, डिस्ट्रॉय हो गया भाई आपसे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, बोलो, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो आपसे, आपके हाथ से निकल सकता है, और आप क्या कर सकते हो, कंपनी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो शेयर सर्टिफिकेट डिफेस्ट हो गया,
म्यूटिलेटेड हो गया, टॉर्न हो गया, सरेंडर्ड है, लॉस्ट है, डिस्ट्रॉयड है, तो आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट शेयर्स के लिए अप्लाई, शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं प्रोसीजर में दो चीजें हैं। तो अगर मान लेते हैं आपका शेयर सर्टिफिकेट इज डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड, टॉर्न या सरेंडर्ड है, मतलब ये वाली बात है, तो यहाँ पे ओके कौन कौन सी बात है, ये वाली बात है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अगर ये हुआ है तो तो प्रोसीजर क्या है, देखो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस, यू हैव टू अप्लाई टू कंपनी, कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी तो इशू करेगी। सो जो भी शेयर होल्डर है वो क्या करेगा, कंपनी को अप्लाई करेगा। ठीक है, अप्लाई करने के टाइम पे आपके पास अभी जो डिफेस्ट हुआ है, म्यूटिलेटेड है, टॉर्न है, सरेंडर है, जो भी है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वो आपने गाना सुना ना, तो जो वैसे ही जो भी है, जैसा भी है, मेरा शेयर सर्टिफिकेट मेरा है और मेरे हाथ में है। ठीक है, तो जो भी शेयर सर्टिफिकेट आपके पास से फटा हुआ है, जिस भी कंडीशन में है, वो शेयर सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। सो यू हैव टू गो विद द ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा दो चार समझते हुए तारे बना लो। तो जो भी शेयर सर्टिफिकेट है, ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट, वो क्या करेंगे, आप लेके जाएंगे कंपनी के पास। यू टू अप्लाई टू द कंपनी विथ, लिखूंगा मैं यहाँ पे विथ ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट, तो पुराना वाला शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास सबमिट करना है। फिर कंपनी उसको देखने के बाद, कंपनी को उस शेयर सर्टिफिकेट की हालत और आपकी हालत देखने के बाद कंपनी को दया आ गई। दया मतलब वो नहीं दरवाजा तोड़ो वाला, कंपनी को दया आई, कंपनी बोला कि जैसे इसकी हालत है फटी हुई, वैसे तेरी भी हालत है भाई फटी हुई, फटीचर साले, ये ले ले शेयर सर्टिफिकेट, लेकिन उसके पहले क्या कर दे, फीस दे दे ₹20 पर कॉपी। कितने कॉपी चाहिए भाई, 20 रुपए का एक जेरोक्स कॉपी निकलेगा। बाहर मार्केट में 1 रुपए 2 रुपए में मिलता है, लेकिन कंपनी के पास 20 रुपए में जेरोक्स कॉपी मिलता है भाई। जेरोक्स कॉपी नहीं है रे, ये शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट का 20 रुपए का कॉपी आपको, 20 रुपए पर कॉपी आपको देना पड़ेगा। कितने कॉपी चाहिए उतने कॉपी ले लो, लेकिन 20 रुपए पर कॉपी चाहिए। मतलब कि आपने मान लेते हैं कि 3 बार अलॉटमेंट हुआ है आपके नाम पे, और तीनों के तीनों शेयर सर्टिफिकेट जो 3 टाइप के इशू हुए थे, वो तीनों के तीनों आपसे गुम हो गए हैं, सॉरी आप फट गए हैं, या फिर जो भी हुआ है खराब हो गए हैं। फिर आपको 3 कॉपी चाहिए ना, 3 अलग अलग शेयर्स के 3 अलग अलग कॉपी चाहिए, तो फिर आपको 3 अलग अलग कॉपीज के 20 60 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा डिस्कस करते चलो। मान लो आपने कंपनी को शेयर्स अप्लाई किया था और आपका फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था, मतलब पहली बार आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, तो आपने शेयर्स कुछ 100 शेयर्स खरीदे थे, जिसका नंबर था 705 से 5 से लेके 805, मतलब शेयर सर्टिफिकेट शेयर्स के नंबर ये है। ठीक है, सेकेंड बारी जब आपने शेयर्स उसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, तो आपने कुछ 25 शेयर्स खरीदे थे, और उसके नंबर कुछ इससे थे, कुछ 7 नहीं, कुछ 1002 से लेके 1027। ओके, ये आ गए। तो बताएंगे आपको कितने शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे, आपको 125 शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे, या फिर आपको 2 शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो बच्चों आपको 125 शेयर सर्टिफिकेट नहीं, 125 शेयर्स के 2 शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे। वाई, बिकॉज जब पहली बार एक बार अलॉटमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे आपको 100 शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ था, तो एक बार आपको एक 100 शेयर्स का एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और दूसरी बार के लिए आपको 25 शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा, और 25 शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट एक आपको मिल जाएगा। SS1 के फॉर्मेट में देखा था ना कि कौन से शेयर से लेके कौन से शेयर तक आपका होल्डिंग है ना, फ्रॉम एंड टू लिखा था ना, तो वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो 125 शेयर सर्टिफिकेट नहीं, आपको 2 शेयर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और ये 2 शेयर सर्टिफिकेट अगर आपसे गुम हो गए हैं, तो बच्चों आपको 40 रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे, 20 रुपए एक के और 20 रुपए एक के। समझी गए हो? दिमाग में कुछ घुस रहा है, नहीं घुस रहा है? तो 20 रुपए का पर कॉपी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है, ऑन द फेस ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, प्रोमिनेंट मैनर में ये शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है ऐसा लिखा जाएगा। क्या बोलो, डुप्लीकेट है ऐसा माना जाएगा। ठीक है ना, और जो भी रीजन है फॉर इशूइंग द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, रीजन फॉर
इशूइंग जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर केप्ट अंडर सेक्शन 88। तो आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका जहां पे नाम है उस नाम के आगे लिखा जाएगा कि इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट एंड उसका रीजन भी वहां पे लिखा जाएगा। ओके ऐसा क्यों? ताकि कंपनी को भी पता चले कि इस वाले बंदे को हमने इस रीजन से ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया था। जब वो उस शेयर्स को किसी को बेचेगा तो वो जो जो खरीदेगा वो भी क्या करेगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लेके आएगा और कंपनी को पता चलेगा कैसे, बिकॉज उसके फेस पे ही आपने डुप्लीकेट लिखा हुआ है। तो डुप्लीकेट पढ़ के फिर उसके बाद वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जाके देखेगी कि हाँ इसको हमने डुप्लीकेट इशू किया था, जो जो भी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन है, हमने इशू किया है। हो सकता है कि मैं क्या करूंगा, मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, मैं मार्केट में जाऊंगा भाई, बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल है, उस प्रिंटिंग प्रेस में चकाचक वैसे ही वाला एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मैं बनवा के लूंगा और वो किसी को बेच दूंगा। वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी बूम मारते आएगी मेरे पास, कंपनी बोलेगी हमारे रिकॉर्ड में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है, साला तू कहां से लेके आ गया। तो इसलिए क्रॉस कनेक्शन है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर भी डुप्लीकेट लिखो और अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट किस रीजन से इशू हुआ है वो भी यहाँ पे लिख दो। क्लियर हो गया? तो ये तो बात होगी, क्या बोलो, अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, कैसा भी है, जो भी है, जैसा भी है, मेरा शेयर सर्टिफिकेट मेरा है, जो भी है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वैसे जो भी है जैसा भी है, मेरा शेयर सर्टिफिकेट मेरा है, फटा हुआ है, ये ले ले भाई, मुझको नया वाला दे दे। अगर मान लेते हैं शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड है, इफ शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, मतलब जो भी है या फिर जो भी था जैसा भी था, मेरा पति मेरा देवता था, जो भी था जैसा भी था, शेयर सर्टिफिकेट मेरा शेयर सर्टिफिकेट था, अब नहीं है, था भैया था, अब नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे क्या करेगा भैया, तो अप्लाई कर दे, और क्या करेगा तू, अप्लाई टू कंपनी, अप्लाई टू कंपनी, क्या करेगा तू, कंपनी को अप्लाई करेगा। लेकिन जैसे ही कंपनी को अप्लाई करेगा, यहां पे देखो प्रोसीजर अलग है, फॉर इशूइंग द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट यू शुड गेट द कंसेंट ऑफ द बोर्ड। तो कंपनी बिफोर इशूइंग द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, जल गया है पूरा, क्या अभी क्या राख लेके जाएगा, अस्थि लेके जाएगा अपने शेयर सर्टिफिकेट की, ये रहे मेरे शेयर सर्टिफिकेट की अस्थि, मुझको नया शेयर सर्टिफिकेट दे। कंपनी को क्या सपने आए हैं कि तेरा शेयर सर्टिफिकेट जल के खाक होगा तो वही अस्थियां है शेयर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, और कंसेंट के साथ ही क्या होगा बोलो, शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा। यहाँ पे आपको फीस देना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, 50 रुपीज पर कॉपी। तो यहाँ पे जेरोक्स कॉपी जो है वो 50 रुपए की आएगी आपको। तो नॉर्मल जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है, जहां पे आप ओल्ड इशू करके नया ले रहे थे, तो वहां पे 20 रुपए, और यहाँ पे आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। साथ साथ आपको सपोर्टिंग एविडेंस भी देना पड़ेगा, सपोर्टिंग एविडेंस। अब व्हाट इज सपोर्टिंग एविडेंस? सपोर्टिंग एविडेंस अबाउट द लॉस्ट और डिस्ट्रॉयमेंट और डिस्ट्रॉय। ओके, कैसे? जैसे मान लीजिए आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है, तो आपने क्या करना है, आप क्या करो, आप पुलिस थाने में जाओ, वहां पे एक अपना क्या बोलते हैं उसको, कि नोटिंग करवा के आओ कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया है, गुम हो गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर FIR लिख करके आऊं क्या मैं, FIR? भैया FIR वगैरह वो जो बातें होती है, वो सारी बातें चोरी चपाटी के लिए होती है, ठीक है ना। आपसे वो गुम हो गया है, हो सकता है कोई चुराए भी आपका, तो उसके लिए FIR तो जरूर डालो आप। ठीक है, तो बोलेंगे 10 रुपए के शेयर के लिए FIR, अरे 10 नहीं, ये 10 करोड़ है तो भाई। तो अगर आपको लगता है कि चोरी हुआ है तो आप FIR डालेंगे, ओके। लेकिन अगर आपसे वो चीजें गुम हो गई है, ओके, तो आप FIR नहीं करते हो। तो देखो बच्चों, एक जरूर बात याद रखना, ये मेरे साथ भी हुआ था इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। FIR या फिर मराठी में अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं गहाळ प्रमाण पत्र। गहाळ प्रमाण पत्र, ये क्या चीज होती है? देखो, एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं एक्चुअली पुणे से आ रहा था, ठीक है ना, और मैं रिक्शा में था, पुणे से आ रहा था, मैं रिक्शा में था, और रिक्शा में मेरे साथ बैग थी, और उस बैग में मेरा लाइसेंस वगैरह जो था वो सब था, लाइसेंस था, मेरे कार का RC बुक वगैरह सब था। और गलती से क्या हो गया, मैं वो जो बैग है वो रिक्शा में भूल गया, और मैं उतर गया, मेरे ऑफिस के यहाँ पे उतर गया, और वो रिक्शा चली गई। अब ना रिक्शा का नंबर कौन नोट करके रखता है भाई। तो फिर मुझको पता चला कि मेरी जो बैग है वो गुम हो गई, और उस बैग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, मेरा लाइसेंस था, मेरे गाड़ी का RC बुक वगैरह था, और भी कुछ डॉक्यूमेंट थे।
तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो पुलिस है, मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तो अभी मुझको क्या करना है, मुझको ये एफआईआर लॉन्च करना है। तो बोले कि पागल है क्या, ऐसे इसके लिए एफआईआर नहीं होता है, बस क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप पुलिस थाने में जाते हो, पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करके आते हो और वो एफआईआर में नोंद नहीं होता है, एक सेपरेट रजिस्टर होता है, ओके, गहार रजिस्टर बोलते हैं उसको वहाँ पे। और गहार मतलब कि गुम हो जाना, ओके, जो बंदे मराठी नहीं है उनके लिए बोल दूँ, गहार मतलब कि गुम हो जाना, लॉस्ट। तो आपको क्या आ जाता है, एक लॉस्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, लॉस्ट सर्टिफिकेट, ओके, वो उनके एफआईआर में नहीं, किसी दूसरे रजिस्टर में मेंटेन होता है, जहाँ पे आप नोंद या फिर नोट करके आते हो कि ऐसा-ऐसा मेरा डॉक्यूमेंट था और वो गुम हो गया। फिर आपको वो रीज़न वगैरह पूछते हैं, वो रीज़न उस रजिस्टर में मेंटेन होता है, ठीक है? और फिर आपको क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट दे, सर्टिफिकेट मतलब कि कागज़ के ऊपर उनके फॉर्मेट में लिख के देते हैं कि ऐसा-ऐसा बंदा है, इसका ये डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, ठीक है? चोरी नहीं किया है, चोरी हो जाना और गुम हो जाना दोनों अलग-अलग चीज़ है। जैसे कि मेरे यहाँ से गुम हो गया था, चोरी नहीं हुआ था, ये सुनो। तो पुलिस थाने में से आपको ये लॉस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उसको दिखा के आप वो डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरा लाइसेंस था या फिर मेरा जो आरसीटीसी बुक था, आरसीटीसी बुक था मेरे कार का, ये मैंने अप्लाई करने के लिए चला गया तो वहाँ पे मुझको ये सर्टिफिकेट माँगा, तो इसलिए मैंने सर्टिफिकेट ले लिया। ये मैंने आरटीओ के ऑफिस में दिखाया, फिर आरटीओ वाले ने मुझको क्या किया, वो डुप्लीकेट वाला इश्यू कर दिया। समझो मेरी बात को, ओके? तो एफआईआर अलग चीज़ होती है, गवाह प्रमाण पत्र अलग चीज़। अगर मान लो मेरे से चोरी हो गया ऐसा मुझको लगता है, तो एफआईआर लॉन्च हो सकता है। लेकिन मेरे से गुम हो गया है, मेरे से ही गुम हो गया, किसी ने चुराया नहीं, तो वहाँ पे ये लॉस्ट सर्टिफिकेट होता है। तो जब कभी भी आपके साथ अगर ऐसी घटनाएँ होती है, तो ये पुलिस थाने में जाके एफआईआर वगैरह लॉन्च करने की बात मत करना, लोग अलग नज़र से आपको देखेंगे। तो आप बोलेंगे बाबू मुझको गवाह प्रमाण पत्र, गवाह सर्टिफिकेट चाहिए, लॉस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको सारी बातें दे देंगे, ठीक है? ये भी मुझको कैसे पता चला, मेरे कुछ पुलिस फ्रेंड हैं, उनको मैंने पूछा कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो देन दे गाइडेड मी विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ सपोर्टिंग एविडेंस का मतलब क्या होता है? अगर लॉस्ट हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, वो गवाह सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो दिखाऊँगा, पुलिस थाने में जाके रिकॉर्ड करवाऊँगा और जो भी मुझको डॉक्यूमेंट देंगे, वो मैं जाके कंपनी को दिखाऊँगा। अगर मेरे से चोरी हो गया है, किसी ने चोरी किया, तो एफआईआर वगैरह लॉन्च करके एफआईआर की कॉपी मैं कंपनी को दिखाऊँगा। तो ये सपोर्टिंग एविडेंस है। अगर आपके पास सही सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, वहाँ पे दिखाएँगे, ठीक है? साथ-साथ यहाँ पे एक बात भी है कि यहाँ पे आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के देना पड़ता है, इंडेमनिटी बॉन्ड। ओके, इंडेमनिटी बॉन्ड, व्हाट इज इंडेमनिटी बॉन्ड? इंडेमनिटी का मतलब पता है ना, अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखा है इंडेमनिटी। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ कंपनी को कि मेरे से शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है या फिर शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मेरे पास ओरिजिनल है लेकिन मैं डुप्लीकेट मंगवा रहा हूँ। अब करूंगा कि मैं क्या, डुप्लीकेट मंगवाऊंगा और डुप्लीकेट किसी और को बेच दूंगा और ओरिजिनल किसी और को बेच दूंगा। मतलब एक ही शेयर सर्टिफिकेट, एक ही शेयर से, लेकिन मैंने 2 लोगों को बेच दिए। एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर और एक ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने किसी और को बेच दिया। मतलब मैंने डबल पैसे कमाए, मतलब मैंने फ्रॉड किया। क्या ऐसा भी हो सकता है? यस। तो अभी होगा ये कि मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, स्वप्निल सर को और स्वरूप सर को सेम शेयर्स बेचे, ओके? स्वप्निल सर को मैंने डुप्लीकेट दे दिया शेयर सर्टिफिकेट, उन्होंने भी ले लिया बिकॉज़ उनको पता है डुप्लीकेट है तो कंपनी ने इश्यू किया है ना, और स्वरूप सर को मैंने ओरिजिनल दे दिया। अब दोनों कहाँ पे चले गए? कंपनी के पास चले गए और कंपनी को बोल रहे हैं कि हमको हमारे शेयर्स हमारे नाम पे रजिस्टर करवाओ। कंपनी के दिमाग में तो दही हो गया भाई। भाई ये दोनों लोग आ रहे हैं और दोनों कंपनी के शेयर्स को क्लेम कर रहे हैं, किसके नाम पे रजिस्टर करवाए? मतलब यहाँ पे मैंने फ्रॉड किया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, इंडेमनिटी बॉन्ड लिखवा के देती है कि मैं जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कंपनी जब उसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे रही है, उसका मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, और अगर गलत इस्तेमाल करूंगा और उसकी वजह से कंपनी को कुछ नुकसान होता है या फिर किसी भी बंदे को कुछ नुकसान होता है, तो मैं वो लॉस गुड करवाने का वादा करता हूं। इंडेमनीफाई, टू मेक द लॉस गुड, ये करने का वादा करता हूं। इसके लिए मेरे से कंपनी इंडेमनिटी बॉन्ड लिखवा के जरूर देगी। क्लियर है? झेपिया समझा पक्का? यस। तो सपोर्टिंग एविडेंस सच एज एफआईआर होगी या लॉस सर्टिफिकेट हो गया, वो दे सकता हूं, और साथ साथ इंडेमनिटी बॉन्ड भी कंपनी को दे दूंगा। फिर कंपनी विल बी एट प्रिटी ईज टू इशू द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। फिर इसमें भी कंपनी क्या करेगी, ऑन द फेस
ऑफ शेयर सर्टिफिकेट प्रोमिनेंट मैनर में लिखेगी कि ये शेयर सर्टिफिकेट क्या है, बोलो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। और अगेन इसका रीजन भी क्या करेगी, कंपनी रिकॉर्ड द रीजन फॉर issuing duplicate share certificate in register of member kept under section 88 of Companies Act 2013। ओके, क्लियर है, पक्का। नाउ दोनों भी टाइम पे कंपनी कंपनी ने कितने समय में ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो इश्यू करना है, तो टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कितने समय में कंपनी ने वो इश्यू करना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, अगर मान लेते हैं कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो एप्लीकेशन के बाद, मतलब जब लोग अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन के बाद 15 दिन के अंदर कंपनी ने इश्यू करना है। और कंपनी अगर अनलिस्टेड है तो एप्लीकेशन के बाद कंपनी 3 महीनों के अंदर डॉक्यूमेंट क्या करेगी, शेयर सर्टिफिकेट जो है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। लेकिन प्रोवाइडेड विद द एप्लीकेशन ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैज टू बी सबमिटेड टू कंपनी। मतलब अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो 15 दिन के अंदर, ये टाइम लिमिट याद रखना, 15 दिन के अंदर। और कंपनी अगर अनलिस्टेड है तो 3 महीने के अंदर कंपनी क्या करेगी, इसको इश्यू करेगी। देखो बच्चों, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आपको पूछा गया है, और ये टाइम लिमिट भी आपको एमसीक्यू के लिए वगैरह पूछ सकते हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक नोट आप जरूर लिखेंगे, नोट क्या है, देखो नोट दिख नहीं रहा है, नोट एक नोट लिखना, क्या है नोट, ठीक है। इन केस ऑफ कंसोलिडेशन, नहीं दिख रहा है, in case of consolidation or a subdivision of shares। now what is consolidation and subdivision of share? तो देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास 5-5 रुपए के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स है। अब कंपनी को क्या चाहिए, 10 रुपए का एक शेयर चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, इनको कंसोलिडेट करेगी, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। ओके, तो 5 रुपए के 2 शेयर है, अभी वो क्या हो गया, 10 रुपए का एक शेयर हो गया। तो जो बंदा पहले बोलता था मेरे पास कंपनी के 2 शेयर है, वो अभी कंपनी का एक शेयर है ऐसा बोलेगा, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। या फिर सब डिवीजन, अब कंपनी के पास 20 रुपए का शेयर है, 20 रुपए का शेयर है, लेकिन कंपनी क्या करना चाहती है, उसको 10-10 रुपए में डिवाइड करना चाहती है, 10-10 रुपए में डिवाइड करना चाहती है। तो जो लोग कंपनी के पहले एक शेयर ऐसे बोल रहे थे, आज वो बोलेंगे कंपनी मेरे पास कंपनी के 2 शेयर है 10-10 रुपए के। पहले बोलते थे मेरे पास कंपनी का एक शेयर है 20 रुपए का, आज वो बोलेंगे मेरे पास कंपनी के 2 शेयर है 10-10 रुपए के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। तो इस केस में अगर सब डिवीजन या कंसोलिडेशन हो रहा है, और आपको पता है कि SH1 में कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू लिखा जाता है। जैसे लो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू लिखा जाता है। जैसे नो, तो पहले कंपनी 5 रुपए लिखती थी, तो अभी शेयर सर्टिफिकेट बदलने चाहिए ना, शेयर्स का वैल्यू बदलना चाहिए ना। अभी कंपनी ने 10 रुपए लिखने हैं, पहले कंपनी 20 रुपए लिखती थी, अब कंपनी ने 10 रुपए लिखना है। यस और नो, पहले कंपनी 5 रुपए लिखती थी, अब 10 रुपए लिखना है। पहले कंपनी 20 रुपए लिखती थी, अब कंपनी 10 रुपए लिखेगी। यस और नो। तो यहां पे कंपनी को नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करना जरूरी है विद द चेंज्ड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, विद द चेंज्ड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो अगर मान लो कंपनी को नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है विद द चेंज्ड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो इन केस देयर इज नो नीड टू सबमिट ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट।
क्यों? बिकॉज ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पे कंपनी नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है। ओके, रीजन बिहाइंड इट इज, रीजन क्या है? नो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, बट कंपनी इज इशूइंग न्यू शेयर सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ ओल्ड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, बिकॉज यहाँ पे अभी फेस वैल्यू क्या हो रहा है, कंपनी के शेयर्स का बदल रहा है। क्लियर है? पक्का? चलो और बातें पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है क्या? तो कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। इसका फॉर्म क्या होगा? अगेन फॉर्म होगा SH1 ही होगा, ठीक है, फॉर्म नंबर SH1 ही होगा, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट SH1 में ही दिया हुआ है। तो अगर मान लो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट डिफेस्ड है, म्यूटिलेटेड है, टॉर्न या सरेंडर्ड है, तो कंपनी क्या कर सकती है? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, लेकिन उसके लिए प्रोविजन क्या है? दैट यू हैव टू अप्लाई टू द कंपनी विद द ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट कंपनी ने बंदे ने क्या करना है, कंपनी के पास इशू करना है, और आपको 20 रुपए पर कॉपी फीस देना पड़ेगा। ऑन द फेस ऑफ दिस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी विल राइट डाउन डुप्लीकेट एंड उसका रीजन जो है वो कंपनी अपने आरओ में लिख देगी। अगर मान लेते हैं आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, वाई? बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अगेन यू हैव टू अप्लाई टू द कंपनी, लेकिन उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट होना जरूरी है। वाई? बिकॉज आपके पास अभी शेयर सर्टिफिकेट पुराना वाला नहीं है। फिर फीस आपको देनी पड़ेगी 50 रुपए पर कॉपी, जहां पे शेयर सर्टिफिकेट था तो वहां पे 20 रुपए, अगर नहीं है तो 50 रुपए। फिर साथ साथ आपको सपोर्टिंग एविडेंस भी देने पड़ते थे। ये सुनो, क्या क्या सपोर्टिंग एविडेंस है? तो आपका FIR है, लॉस सर्टिफिकेट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, एंड एक इंडेमनिटी बॉन्ड जो है आपको इशू करना है, और ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट और जो नया शेयर सर्टिफिकेट जो इशू कर रहे हैं उसके ऊपर डुप्लीकेट ऑन द फेस ऑफ इट प्रोमिनेंट मैनर में लिखना है, और उसका जो भी रीजन है वो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर में जरूर लिखेंगे। व्हाट इज द टाइमिंग फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट? तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो 15 दिन के अंदर आपको इशू करना है, और अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो 3 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना जरूरी है, प्रोवाइडेड उस बंदे ने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इशू कर लिए हैं, सबमिट कर लिए हैं कंपनी को। अगर मान लो कंपनी के शेयर्स कंसोलिडेट हो रहे हैं या सब डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास सबमिट करने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं, बट कंपनी एक नया शेयर सर्टिफिकेट ही इश्यू कर रही है। क्लियर है? पक्का? जेपिया? यस। तो एक काम करेंगे, ये जो भी बातें हैं वो अपने नोटबुक में छाप लेंगे। ओके, कॉमन फर्स्ट। पहले काम करो, ये वाली बातें लिखो। ओके, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो देखेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपका लिखने का स्पीड कम हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करिए और फिर लिखिए, ठीक है? तो ये वाला पार्ट पहले लिखना है आपने, ठीक है? उसके बाद ये वाला पार्ट लिखिए अभी।
यस, तो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे कंपनी क्या करती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, तो कंपनी क्या करती है, एक रजिस्टर मेंटेन करती है अलग से, दैट इज अ रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट एंड रिन्यूड डुप्लीकेट एंड रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी क्या करती है, एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसका नाम है रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट एंड रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट। व्हाई? बिकॉज कंपनी को पता चले कि किन किन लोगों को हमने क्या किया है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। हाँ, कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो ओरिजिनल रजिस्टर ऑफ मेंबर है सेक्शन 88 में मेंटेन किया हुआ, उसमें भी डिटेल लिखती है, रीजन लिखती है कि इस बंदे को हमने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे बस जिन लोगों को हमने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है या रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। अब ये जो रजिस्टर मेंटेन करना है वो रजिस्टर, अब थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, ये जो रजिस्टर मेंटेन कर दिया किया है वो रजिस्टर मेंटेन करना है इन फॉर्म नंबर SH2। देखो बच्चों, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का फॉर्मेट SH1 है, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट हो ओरिजिनल हो कंटेंट तो सेम रहेंगे। तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट या फिर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का फॉर्मेट SH1 में ही रहेगा। लेकिन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के बाद जो कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है उस रजिस्टर का फॉर्मेट फॉर्म नंबर SH2 में दिया हुआ है। आर गेटिंग माय पॉइंट? उसका फॉर्मेट SH2 में दिया हुआ है। तो एक बार देखते हैं कि SH2 तो फॉर्मेट किधर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। SH1 तो दिख रहा है, आप अगर मिले तो वो भी करते, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बुक्स डॉक्यूमेंट इशूड। हाँ, SH2 हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखते हैं। यस, ये है फॉर्म नंबर SH2। यस, ये है फॉर्म नंबर SH2। तो ये क्या है बोलो, एक रजिस्टर का फॉर्मेट दिया है कि किस फॉर्मेट में आपने इसको मेंटेन करना है। ये रजिस्टर का फॉर्मेट है, ये शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये रजिस्टर का फॉर्मेट है, ये शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है। सो इट इज द रजिस्टर ऑफ व्हाट, डुप्लीकेट और रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट। ओके, तो देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, सीरियल नंबर, फोलियो नंबर। फोलियो नंबर मतलब कि रजिस्टर ऑफ मेंबर का फोलियो नंबर यहाँ पे आएगा, मतलब क्रॉस रेफरेंस के लिए कि ये मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर में कहाँ पे दिखेगा। तो नेम ऑफ द पर्सन टू हुम द रिन्यूड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशूड, यहाँ पे उसका नाम आएगा। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ इशू रिन्यूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर अप्रूवल अगर चाहिए, इन केस ऑफ लॉस्ट, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी क्लास ऑफ शेयर, कौन सा क्लास ऑफ शेयर है वो। डेट ऑफ इशू ऑफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, ये उसका कंटिन्यूएशन में है, 5 से लेकर 6, मतलब अब ये ऐसा आड़ा भी मेंटेन कर सकते हो। तो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कब इशू किया था उसका डेट, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट नंबर, जो भी उसका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट नंबर था वो लिखा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, मतलब हो सकता है कंसोलिडेशन वगैरह हुआ है तो पहले 10 शेयर थे अब 20 हो गए, पहले 20 थे अब 10 हो गए हैं। डिस्टिंग्विश नंबर, कहां से लेके कहां तक वो शेयर्स थे। एंड डेट ऑफ इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ये इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद रीजन फॉर इशू, जो भी रीजन है वो 11 नंबर के टैब में आएगा। नंबर ऑफ रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट, कितने नंबर ऑफ रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट इशू किए हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रिन्यूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, रेफरेंस टू एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, क्या रेफरेंस नंबर है, पेज नंबर वगैरह, एंड उसके ऊपर उसके रिमार्क्स अगर कुछ है तो ये क्या है बोले, SH2, दैट इज द रजिस्टर फॉर्मेट फॉर रजिस्टर ऑफ मेंटेनिंग द रिन्यूड और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो फॉर्म नंबर SH2 किसका है बोलो, फॉर्मेट फॉर मेंटेनिंग रजिस्टर। ओके, कौन सा रजिस्टर, तो ये वाला रजिस्टर। क्लियर है, फॉर्म नंबर SS2 में मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द पर्सन, जो अभी हमने देखा, नेम ऑफ द पर्सन किसको इशू हुआ है, नेम ऑफ द पर्सन, आजा मेरा भाई, टू हुम डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशूड। ओके, उसके बाद उसके नंबर एंड डेट ऑफ इशू, मैं समराइज फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है ना, अभी हमने देख लिया था ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद क्रॉस नंबर, क्रॉस रेफरेंस ऑफ चेंजेस इन ROM, वो भी देख लिया हमने, इन ROM। उसके बाद ये जो है वो रखना पड़ेगा, इट शुड बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। ओके, और एनी अदर प्लेस, और एनी अदर प्लेस where
ROM इज केप्ट। तो हम लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं। तो वो रखे जाते हैं जनरली एट द रजिस्टर ऑफिस, लेकिन किसी और जगह पे भी रख सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर अलग है। तो हम लोग उसको रजिस्टर ऑफिस में रखेंगे। कहाँ, कौन सा रजिस्टर? रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, या फिर किसी और जगह पे जहाँ पे आपकी कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखा गया है, अदर देन RO। उसके बाद ये कस्टडी में किसके रहेगा? तो ये कस्टडी में रहेगा कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और ऑथोराइज पर्सन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में ये रजिस्टर रहेगा, या फिर कोई और बंदा, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बंदा जो ऑथोराइज है उसके पास ही रखेगा। और इसमें जो एंट्रीज किए जाएंगे, वट एवर एंट्रीज, इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, मतलब ये शुड बी चेक्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और ऑथोराइज पर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी सेक्रेटरी इन सारे इन रजिस्टर में जितने भी एंट्रीज होंगे उस एंट्रीज को ऑथेंटिकेट करेगा, या फिर कोई भी बंदा जो ऑथोराइज है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो इन एंट्रीज को ऑथेंटिकेट करेगा। और अगर आपने इसमें कॉन्ट्रावेंशन कर लिया, क्या कर लिया? कॉन्ट्रावेंशन कर लिया, इफ कॉन्ट्रावेंशन, तो पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी, ठीक है ना? क्या पेनल्टी है? तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी है अगर ये इंटेंशन टू डिफ्रॉड पब्लिक है। क्या लिखा मैंने रे? अगर ये पब्लिक को डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से बातें हुई है तो आपको पेनल्टी लगेगी मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, मतलब जो भी फेस वैल्यू है शेयर सर्टिफिकेट का उसके 5 टाइम्स, ओके, या फिर मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, और ₹10 करोड़, और ₹10 करोड़, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, मतलब 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू। मान लेते हैं कि आपका फेस वैल्यू है शेयर्स का ₹1 करोड़, ठीक है? तो मिनिमम 5 करोड़ का पेनल्टी, या मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, 10 टाइम्स ऑफ वैल्यू यानी कि 10 करोड़, और 10 करोड़ विच एवर हायर, तो 10 करोड़ ही आएगा। मान लेते हैं आपकी कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है, फेस वैल्यू जिसके शेयर सर्टिफिकेट में आपने गफला किया है, मान लेते हैं वो है कुछ ₹1000, मतलब ₹1000 के शेयर्स में आपने गफला किया है। तो 5 टाइम्स कितना होता है? 5000, और 10 टाइम्स होता है कितना? 10,000, या 10 करोड़। ओ माय गॉड, मतलब 1000 के शेयर सर्टिफिकेट के लिए आपके ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है। देखो कितना खतरनाक ये कंपनी एक्ट 2013 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी एक्ट 2013 जब आया था तो बड़े ही रेबेलेंस प्रोविजन से आया था, बड़े ही खतरनाक प्रोविजन से आया था, जिसमें पेनल्टीज वगैरह बहुत ही हायर साइड पे है। ये सुनो, तो ये आपको मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू विच कैन बी मैक्सिमम अप टू 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, ये आपका एक फिगर है, और ये आपका दूसरा फिगर है। दोनों में से विच एवर इज हायर आपका हो जाएगा। और अगर ऑफिसर डिफॉल्ट है तो आपको पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 447। ओके, तो पेनल्टी आपको किसके ऊपर लगेगी बोलो? सेक्शन 447 यानी कि पेनल्टी फॉर फ्रॉड आपको लग सकती है। क्लियर है? पक्का? तो ये रहा क्या बोलो? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर। तो इसको भी आप अपना लिखना चालू कर सकते हो। इसको एक बार लिख दो, इस स्क्रीन को पॉज करिएगा और लिखिएगा। ओके, चलो तो रुकते हैं हम लोग इधर ही आज के लेक्चर के लिए। फ्रेंड्स, तो व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज लेक्चर वी हैव फिनिश सेक्शन नंबर 44, दैट इज द नेचर ऑफ शेयर। नेचर क्या है बोलो? इट इज अ ट्रांसफरेबल एंड इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 45, इट इज द नंबरिंग ऑफ शेयर्स। ईच शेयर शुड बी डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड, ओके, प्रोवाइडेड अगर मान लेते हैं कि हमने डीमैट फॉर्म में शेयर्स को होल्ड किया है बेनिफिशियल ओनर का, तो उसमें ये डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होगी तो चलेगा। उस पर देखा सेक्शन 46, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी इन फॉर्म नंबर SH1, ओके, ये रहा फॉर्म नंबर SH1 में ये इशू होता है, ठीक है? किधर गया बे? यस, और ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल, और ये डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए। टाइम लिमिट क्या है? अगर कंपनी के सब्सक्राइबर्स को इशू करना है तो 2 महीने के अंदर फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, और अगर ये अलॉटमेंट के बाद इशू करना है तो 2 महीने अलॉटमेंट के बाद।
कैसे इशू करते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और कंपनी के जो भी मेंबर्स है जिनको शेयर सर्टिफिकेट चाहिए उन्होंने लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कूपन्स या फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो प्रीवियसली इशू किया था वो कंपनी ने क्या करना है बोलो, वो लोगों ने कंपनी को इशू करना है। क्या कंटेंट्स होता है? तो नेम ऑफ द शेयर होल्डर, काइंड्स ऑफ शेयर दे होल्ड, अमाउंट ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू एंड अमाउंट पेड अप। किसका सिग्नेचर होना चाहिए इसके ऊपर? तो कॉमन सील, 2 डायरेक्टर्स, एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होना चाहिए, एक 1 पर्सन कंपनी अगर है तो सील, और एक डायरेक्टर ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए फॉर्म नंबर SH1 ही है। कब कब इशू करता है? अगर मान लो आपका शेयर सर्टिफिकेट डिफेस्ट है, म्यूटिलेटेड है, टॉर्न है, सरेंडर है, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है कंपनी को, फिर आपको ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, 20 रुपए पर कॉपी देना पड़ता है। और कंपनी इशू करने के टाइम पे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर डुप्लीकेट करके लिख के उसका रीजन जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर भी लिखती है। अगर मान लेते हैं शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड है तो यू हैव टू अप्लाई टू द कंपनी, लेकिन यहाँ पे आपके पास पुराना शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो यू हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको 50 रुपए पर कॉपी का फीस देना पड़ता है। आपको सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो देने पड़ते हैं, जैसे कि एफआईआर हो गया, लॉस सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी बॉन्ड। कंपनी इशू करने के टाइम पे अगेन यहाँ पे डुप्लीकेट लिखती है और उसका रीजन जो है वो 88 में मेंशन करती है। व्हाट इज द टाइम लिमिट? अगर मान लो लिस्टेड कंपनी है तो 15 दिन और अनलिस्टेड है तो 3 महीना फ्रॉम सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट टू द कंपनी। अगर मान लेते हैं कि कंपनी के शेयर्स कंसोलिडेटेड है, सब डिवीजन है और उसकी वजह से नए शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो यहाँ पे पुराने शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की, सबमिट करने की कंपनी को जरूरत नहीं है। कंपनी जो भी है वो एक रजिस्ट्री मेंटेन करती है अंडर द रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट एंड रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट नाम के अंदर। वो उसका फॉर्मेट दिया गया फॉर्म नंबर SH2 में। SH1 डुप्लीकेट और नए शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का फॉर्मेट है, SH2 रजिस्टर का फॉर्मेट है। उसमें नेम ऑफ द पर्सन टू हुम द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशूड, क्रॉस रेफरेंस ऑफ चेंजेस इन आरओएम, और ये रखा जाता है रजिस्टर ऑफिस में या फिर किसी और जगह पे जहां पे आरओएम रखा है। ये कस्टडी में रहता है इस कंपनी सेक्रेटरी के या किसी ऑथोराइज बंदे के। उसमें जो भी एंट्रीज किए जाएंगे वो सीएस से ऑथेंटिकेट होंगे और ऑथोराइज पर्सन से ऑथेंटिकेट होंगे। और कॉन्ट्रावेंशन अगर कंपनी करती है और अगर कॉन्ट्रावेंशन लोगों को डिफ्रॉड करने के लिए है तो मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू या 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू और रुपीज 10 करोड़ बीच हायर पेनल्टी लगती है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर सेक्शन 447 के अंदर पेनल्टी लगती है। तो यहाँ पे खत्म किया हमने 3 सेक्शंस, एक सेक्शन नंबर 44, 45, 46। अगले लेक्चर पे हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 47, दैट इज अ वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स एंड द वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स। फिर जो छोटे छोटे सेक्शन है 49 एंड 50 उसको भी खत्म करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ओके, सो विद दिस बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर पे किसी और प्रोविजन के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ।